अभी अभी जस्ट खबर आई है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से लीचू बागान से तृणमूल कांग्रेस के लीडर जनाब वाजुल हक खान साहब को गोली मार करके मर्डर कर दिया गया है, हत्या कर दिया गया है। और ये खबर फौरन ही अप्रोक्स 9 से 10 बजे के दरमियान में लीचू बागान। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। 22 नवंबर का कत्ल के मामले को लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा। एक कातिल की खैर ख्वाही में शहर का शहर है गवाही में एक भले इंसान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वाइजुल हक खान के अफसोसनाक कत्ल के बाद कलकत्ता का वाहिद न्यूज़ चैनल सरपरस्त न्यूज़ लाइव ने इस दुख भरी खबर को बड़े ही डेडिकेशन, ईमानदारी के साथ अपने नाजरीन को बखूबी दिखाया। यहाँ ये बताते चलूँ कि इस खबर को बंगाल की अवाम ने आड़े हाथों लिया। कुछ लोगों ने हादसा को मजम्मत के साथ साथ दुख का इजहार किया और साथ ही साथ इस खबर को अब तक 30 के से ज़्यादा लोगों ने देखा और सराहा। खबर की अहमियत को देखते हुए हमने वाइजुल हक खान के फैमिली मेम्बर्स, घर वालों से मुलाकात करके उनकी वीडो, उनकी बेवा से मुलाकात की, उनके साहबजादे आरिफ अहमद खान से मुलाकात की, उनकी बहू से हालात को जानने और समझने की कोशिश की। चलिए बातें करते हैं उन लोगों से, क्या दुख भरी की हालत में क्या सूरत हाल है और केस का तफ्तीशी मामला कहां तक अब तक पहुंच चुका है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 22 नवंबर को जो मर्डर हुआ था, मशहूर सामाजिक कारकुन और सियासतदान वाइजुल हक खान साहब के हम लोग घर पे हैं और उनकी बेवा और रुखसाना खातून हमारे सामने में रूबरू, हम उनसे भी बातें करवाएंगे आपके। उनके बड़े साहबजादे आरिफ अहमद खान हैं और और वाजुल हक खान साहब की जो सास साहिबा है वो भी सामने में मौजूद है। तो अभी तक तकरीबन ऑलमोस्ट वो 22 नवंबर को केस हो गया। आज तकरीबन 8 दिन उधर 8 दिन इधर, 16 दिन होने वाला है ऑलमोस्ट। इस 16 दिन के अंदर में क्या कहाँ तक तफ्तीश पहुंची, मुल्जिम कातिल गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है, और किस किस्म की परेशानियों का ये लोग सामना कर रहे हैं। एक घर है, घर में एक बड़े का साया होता है और वो साया एक अगर सर पर से उठ जाता है तो उस घर वाले को कितनी तकलीफ, कितनी चुभन का सामना करना पड़ता है, वो उनके घर वाले ही बता सकते हैं, उनकी अहलिया ही बता सकती है, या उनके जो साहबजादे होते हैं, उनकी बेटियां होती, वही दर्द को महसूस कर सकता है। जो इस दर्द से ऑलरेडी जूझते हैं, जो करते हैं, कर्ब जो होता है, तकलीफ जो होती है, वो वही बता सकते हैं, दूसरा कोई लोग ही बता नहीं सकता है। हम आपसे महसूस कर सकते हैं। मेरा कहना यही है, जो भी इस केस में मुलव्विस है, जो भी कातिल है, आज हो या कल हो, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, इंसाफ इनको ज़रूर मिलेगा। कानून पर हम तमामी को भरोसा है, यकीन है। लेट हो सकता है, देर हो सकता है, सवेर हो सकता है, मगर कातिल जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक आज़ाद नहीं रह सकता है। इसलिए कि हज़ारों करोड़ों लोग की मरहूम वाइजुल हक खान साहब के लिए दुआएं हैं। मरहूम वाइजुल हक खान साहब, जब मैं पूरे हल्के लीचू बागान हावड़ा, साउथ हावड़ा में जब सर्वे कर रहा था, तो यहाँ के लोगों के लिए वो एक मसीहा थे, एक बेटा थे, एक गार्जियन थे, एक लोगों की आस और उम्मीद थी। उस आस और उम्मीद का कुछ कातिलों ने उनको समझिए कत्ल करके सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज सारे लोग सिर्फ वाइजुल हक खान
कि मरहुमा रुखसाना खातून ही बेवा नहीं हुई है, या आरिफ खान ही यतीम नहीं हुआ है, या वाजदा खानम जो उनकी बेटी है वो यतीम नहीं हुई है। आज पूरा एरिया, पूरा हलका लीचू बगान का जो है यतीम हो चुका है और हमारी माँ बहनों के आंखों में आंसू है। चलिए हम बातें करते हैं। उनकी मरहुमा हमारे सामने में है, आना नहीं चाह रही थी, मगर ये भी सच्चाई है, अगर आएंगे नहीं, मीडिया को सच नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे। मेरा मानना है सच हम अवाम के सामने में लाना चाहते हैं और सब लोग के सामने समझ सके कि आखिर क्यों इतना दिन हो गए, 16 दिन हो चुका है, कातिल आज़ाद क्यों घूम रहा है। एफआईआर होने के बाद भी अभी तक कुछ भी केस आगे तक नहीं पहुंचा है। हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से, क्या मतलब वो लोग, क्या हम बोल सकते हैं, हमको तो कुछ समझ ही भी नहीं आया कि आखिर उनका दुश्मन कौन आया है, तो इतना दिन से कहाँ छुपा है। आप लोग कहीं से भी उसको ढूंढ के निकालिए, हम सब बड़े छोटे सब जो भी हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आखिर आप लोगों कातिल को कहीं से कहीं कोई भी कोना में छुपा हो उसको निकाल दीजिए, बस मेरा यही आखिरी तमन्ना है। क्योंकि हम ऐसा चीज खोए हैं कि जिसका कोई मिसाल नहीं है। उम्र से पहले खो दिया है, एक उम्र होता है खोने का, लेकिन हम तो बहुत पहले खो चुके हैं। अब तो मेरी जिंदगी का क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। बच्चे डरे डरे रहते हैं, हम बच्चे को घर से निकलने नहीं देते। मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि जब पापा की हाल होगी तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। थोड़ा सा देर हो जाता है तो मेरा कलेजा अंदर से तड़प उठता है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ तो नहीं हो गया, क्योंकि कातिल बाहर घूम रहा है। कातिल जब पकड़ा जाएगा तब हमको तशफ़ी होगी कि हाँ हमारे कातिल पकड़ा गया, मेरे बच्चे महफूज है। लेकिन कातिल तो पकड़ा ही नहीं रहे। आज इतना अरसा गुजर गया, आखिर उन जिसको लिए लड़ते थे, जिसके लिए करते थे, जिसको अपना चाहते थे, वो इतना चुप क्यों है, उतना पीछे क्यों है। हम यही कहना चाहते हैं, वो ढूंढे कातिल को। क्या कातिल नहीं मिल सकता है? कातिल हर वक्त मिल जाएगा। अगर मिनिस्टर, दीदी, सब कोई चाहे तो कोई भी कोना में घुसा हो वो निकल सकता है, वो निकाल सकते हैं लोग। क्योंकि हम तो नहीं जानते, हम तो अंधे हैं, हम तो एक चार दीवारी में रहते हैं। लेकिन आप लोग तो सब जानते हैं, आप लोग तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं है। हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम तो चाहते हैं कि अब थोड़े दिन में इन सब घर और को बेच करके कहीं दूसरे जाके बस जाए, क्योंकि जब वो तो नहीं है कि सबके लिए, कि इनके लिए कोई अभी अच्छा नहीं है। कोई नहीं आया मेरे सामने कि तुम्हारा सहारा हम लोग है, तुम्हारे बच्चों का रखवाला हम लोग है। हम लोग इतना बेसहारे हैं कि कभी कुछ नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एक तो जो दुनिया के मिजाजी खुदा थे मेरा, उनको तो लोग छीन लिया, लेकिन मेरे बच्चों को कोई कुछ हो जाएगा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। दौलत किस काम का है? तो गए तो अकेले गए, सब छोड़ के गए, लेकिन फिर भी उसका जो रखवाला, उसके ऊपर जब इतना बड़ा मुसीबत है तो कोई तो सहारा होना चाहिए, कोई को तो सहारा देना चाहिए। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है। हम अंधे हैं लेकिन अल्लाह मेरा अंधा नहीं है, वो जरूर खोजेगा हमको, उस पर पूरा उम्मीद है। लेकिन हाँ, जो आप लोग हैं अगर धीरे काम मत करें, जितना जल्द हो सके कर दे, ताकि हमको तशफ़ी और सुकून हो जाए। बस हम यही इतना कहना चाहते हैं। देखिए, मरहूम की बेवा रुखसाना खातून अपने एहसासात का इजहार कर रही थी। कल तक वो पूरे हलके के लिए सहारा बने हुए थे, आज उनके पास कोई भी सहारा नहीं है और आंखें पुरनम है, आंखों से आंसू गिर रहा है। ऐसी सूरत हाल में इन्हें डर भी सता रहा है कि हमारे 2 बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है तो डर लगा हुआ रहता है। जब हमारे शौहर को ये लोगों ने कत्ल कर दिया तो औलाद का क्या है, नहीं है। मगर उम्मीद भी है कानून पर, उम्मीद भी है अपने लोगों पर, उम्मीद भी है जिस पार्टी के लिए काम करते थे, तृणमूल कांग्रेस के वो लीडर थे, उन लीडरशिप पर है कि ज़रूर वो लोग एक ना एक दिन
इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो ज़रूर मिलता है। हमारे सामने में उनके बड़े साहबजादे आरिफ अहमद खान हैं, हम उनसे भी बातें करवाएंगे कि किस तरीक़ा से क्या मामला हुआ, नहीं हुआ, इस मर्डर के पीछे, इस कत्ल के पीछे किन लोगों का हाथ है। क्या इनके वालिद मोहतरम के पास किसी की थ्रेटिंग आता था या नहीं, थ्रेटिंग आती थी या नहीं आती थी, कोई लोग उनके साए की तरह पीछे पड़े हुए थे कि नहीं पड़े हुए थे। हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं उनसे कि इन सब के पीछे कुछ और भी चीज़ें थी या नहीं थी, या किस तरीक़ा से हो गया, नहीं हुआ, या किन लोगों पे शक है, डाउट है। एफआईआर किए हैं तो उनमें किन लोगों का नाम है, नहीं है, और अभी तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, नहीं पहुँची। हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। आरिफ साहब, ये बताइए कैसे क्या हुआ? देखिए, समझ तो कुछ आया नहीं। घर पे बैठे हुए थे, अचानक से कॉल आता है और वो कॉल में बोला जाता है कि आपके अब्बू को गोली लग गया। उसके बाद तो हम लोग दौड़ते हुए गए, फिर वहाँ से गाड़ी से गए हॉस्पिटल। वहाँ पहुँचने के 2-3 मिनट बाद ही डॉक्टर जवाब दे दिया। हम तो देख के बाहर आ गए थे। एक जना के बोला हिम्मत रखो, जवाब दे दिया। तो उसके बाद तो अचानक से पूरी दुनिया बदल गई। जो थे पापा थे, बिल्कुल। हमेशा कोई भी तकलीफ़ नहीं आने देना या कोई भी परेशानी नहीं आने देना, सब अपने ऊपर ले लेना, ये पापा करते थे। और उनका सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ हम लोग ही अपने थे, वो इस पूरे एरिया को अपना मानते थे। कभी भी बात होता था कि कहीं बाहर, आज से कुछ साल पहले, कि कहीं बाहर जाके रहते हैं, तो उनका ये बोलना था ये पूरा ही एरिया उनका है, यहाँ के सारे आवाम उनके अपने हैं और अपनों को छोड़ के बाहर नहीं जाया जाता। लेकिन देखिए, सबसे बुरा बात ये है, एफआईआर करने के बावजूद कुछ लोग ओपन घूमे, यहाँ तक जुम्मा तक घूमे, और पुलिस उस वक्त तक पता नहीं क्या कर रही थी। आज भी हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं मिलता है कि क्या किया या क्या हुआ। बोला जाता है कि बता दिया जाएगा। अब आप ये बताइए, अगर मुझे जानने का हक नहीं है तो किसे जानने का हक है? सही बात। उससे बड़ी बात, अगर चलिए हम वो सवाल नहीं करेंगे, अगर आप अरेस्ट कर ले, हम तो एक्यूज्ड का नाम दिए हैं। कौन कौन पर, किन किन पर शक? ठीक है, पीटीएस राजा, शकील मैना, ये लोग इससे पहले भी एक बार अटैक कर चुका है। पहले भी कब, कौन से मतलब महीने में? मार्च में ये लोग आया था, इलेक्शन का हम लोग वॉल पेंटिंग कर रहे थे, उस वक्त अटैक किया। बीजेपी का झंडा लेके आया था, अटैक किया। तो उस वक्त ऐसा कुछ लगा जैसे कि हो सके ये पार्टी पॉलिटिक्स का मामला हो, पर्सनली ना हो। लेकिन धीरे धीरे ये जो पीटीएस राजा, ये रेगुलर पापा को थ्रेट देने लगा, कहीं भी मिल के कि हम तुमको मार देंगे। ये शकील भी किसी के थ्रू ये खबर पहुंचाना, जैसा होता है किसी को बोला हो वो आके बोलता था। शकील कहाँ रहता है? देखिए, ये लोग कहाँ भी रहते हैं, ऐसे घर में लोग का कहाँ है? मतलब यहाँ से तो वो बहुत पहले से ये लोग भागा हुआ है। पीटीएस राजा शकील पहले यहीं रहते थे? पहले यहाँ रहते थे, फिर यहाँ के आवाम लोगों ने इन्हें मार के यहाँ से भगा दिया, क्योंकि इन दोनों का काम था यहाँ पे आके गरीब से पैसा लूटना, जुआ कराना, ये सब उनका काम था। एक दिन आवाम गर्म हुई, पापा भी साथ थे, इन सबको हटाया गया कि यहाँ कुछ भी गलत काम नहीं होगा। जिसके खिलाफ थे पापा, कुछ भी गलत नहीं होने देते थे, तो हटाया गया। तब से रेगुलर धमकी आया। फिर मार्च में ये लोग आया तो हम लोग को लगा चलो पार्टी का एजेंडा हो सकता है ये, क्योंकि वो लोग बीजेपी के झंडे के साथ आए थे। बट ये नहीं पता था पर्सनल होगा। रेगुलर थ्रेट आते थे। आपको बात करवाते हैं बाजुल्हा खान साहब के फैमिली मेम्बर से। उनकी बहू हमारे सामने में रूबरू है और आरिफ अहमद खान साहब की अहलिया है जी। ऐसे हालात में आपके समझिए कि वालिद साहब का इंतकाल हो जाना, जो है ससुर भी वालिद साहब ही होते हैं, तो किस तरीक़ा से मतलब उनके इंतकाल होने पे घर एकदम वीरान हो चुका है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि घर से चले जाएं, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है।
और उनका जितना जल्द से जल्द जो भी है, ये सब क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब ये करने का क्या है, इसके पीछे जो भी है जल्द से जल्द पकड़ा जाए, बस यही जानना चाहते। क्योंकि हम लोग परिवार है, बहुत छोटे से परिवार है, कोई नहीं है इस परिवार में। पापा थे, पावर स्ट्रांगनेस था इस फैमिली, पापा नहीं है तो सब टूट सा गया है और कुछ भी नहीं है उनके पास। चलिए, इनके पास जो है हम समझ सकते हैं जो गम का माहौल है, अल्फाज भी जो है ज़बान पे नहीं आ पाते हैं, इसको महसूस फीलिंग किया जाता है। आखिरी बातें कर लेते हैं, हम लोग भी निकलेंगे, फिर कुछ से बाहर भी बातें करेंगे। जी, आखिरी बात यही है, अगर पुलिस को कोई प्रोग्रेस नहीं मिला है, पुलिस नहीं खोज पा रही है कुछ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर लेवल में सीआईडी पे दे दिया जाए, सीआईडी जांच किया जाए। क्योंकि हम लोग कब तक ये बात सुने कि अंडरग्राउंड हो चुके हैं सब कोई, तो ये माहौल बन जाएगा हर जगह कि कोई भी किसी का मर्डर करके। आज मेरे पापा टीएमसी के माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी थे, वो एक सोशल वर्कर के साथ एक पोस्ट था, वो भी एक रूलिंग पार्टी का, उसका मर्डर करके अगर कोई अंडरग्राउंड हो सकता है, तो आप ये सोचे कि एक नॉर्मल आवाम, एक गरीब आवाम, वो कितने दहशत में होगा जब आप एक माइनॉरिटी सेल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी का मर्डर करके अंडरग्राउंड हो सकते हैं। ये जवाब पुलिस से सुनना मिले तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि आप इसे छोड़ दें और अपने ऊपर लेवल पे सीआईडी को जांच करने दें, ताकि क्या है कि कातिल को सजा। जी, हम एक परिवार है, हम लोग ने एक ऐसा चीज खोया है जो कोई नहीं समझ सकता। इस एरिया ने, ये लीचू बागान जगह, ये पूरा लीचू बागान, रंग का, लाल मस्जिद, ये सारा जगह ने उस इंसान को खोया है जो सबके लिए खड़ा रहता था। आज किसी गरीब के शादी में बिना किसी को बताया भी मुझे पता चलता है कि कितने लोग आके बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा मेरे बेटी के शादी में खाना का इंतजाम वो किए थे, और उनका ये कहना था कि अगर दाएं हाथ से किसी का करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आज पता चलता है ये बात, अब उनके लिए कौन करेगा? तो ये जवाब सुनने के लिए आवाम नहीं है कि वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। या तो आप जल्द से जल्द हमें नतीजा दे, या फिर आप सीआईडी को दे दे ये केस, वो निकालेगी खूनी को कि कहाँ है वो। बस ये रिक्वेस्ट है। चलिए, उनके साहबजादे हैं, उनका कहना है अगर पुलिस से कहीं किसी किस्म के मामला नहीं हो पा रहा है तो ये केस को सीआईडी को ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि जो है जो कातिल उनको सज़ा मिल सके। उनका भी कहना दुरुस्त है, और मुलजिम को सज़ा मिलनी चाहिए, कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। और एक चीज़ ये तो सच्चाई है, वाजुल हक खान साहब एक समाजी कारकुन थे, समाज के लिए काम करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉकडाउन का मामला हो, कुछ भी मामला हो, ये तो सच्चाई है। एक हाथ से दे दूसरे हाथ को खबर नहीं मिलता। मतलब ये गरीबों, मजलूमों, ज़रूरतमंदों की एक उम्मीद थे, आस थे, वो आस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। बस उनके मानने वाले, जानने वाले को एक ही चीज़ दुआ करते हैं, कातिल को फांसी की सज़ा मिले, जल्द से जल्द मिले। आप देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज़ लाइव, और भी कुछ लोगों से बात करवा के हम अपडेट देंगे। कैमरामैन पप्पू आज़ाद के साथ। थैंक यू वेरी मच।